क्या पढ़ने वाले हम लोग? अच्छे से बोलो, मरे मरे नहीं, इतने भी अच्छे से नहीं, ठीक ठाक तरीके से, ठीक ठाक तरीके से, ठीक है। अच्छा सुनो, कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था, कल पढ़ाया था कि परसों, जब भी पढ़ाया हो, जब भी लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को बताया था दर्पण के बारे में। ठीक, दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मिरर की बात कर रहे हैं हम। आप लोगों को बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या कर रहे? सर आप बोलोगे तो लिखेंगे नहीं? नहीं, अच्छा तुम पहली बार पढ़ रही हमसे, हमें लगता है ना, इससे पहले कोई क्लास ना ली होगी। हाँ ठीक, कोई बात। जब तक हम मुझसे बोलते रहेंगे, जब तक हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तब तक आप लोग कुछ नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है? चुपचाप बैठे बैठे समझना है। जब हम कहें लिखो तब लिखना है, जब हम कहें बोलो तो बोलना है, बाकी जवाब देते रहना है। ठीक, ये क्लियर? अच्छा, हमें पता नहीं था, कुछ बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो हमने दर्पण के बारे में आपको बताया था कि दर्पण जिसे हम इंग्लिश में मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं? ये दो तरीके के होते हैं, ये बताया था ना। दो तरीके मतलब एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। ठीक है, और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ये बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश होती है, परावर्तक पॉलिश, और उत्तल दर्पण में अवतल पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश होती है। आज हम इन्हीं दर्पण, चूंकि दर्पण वाला टॉपिक खत्म हो चुका है लास्ट क्लास में, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास में कि दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं, उन परिभाषाओं को हम समझेंगे। अगर हम वो परिभाषाएं समझ लेंगे जो दर्पण से संबंधित होती हैं, तो हमें यह पता चलेगा कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, या समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बन सकते हैं। तो हम पहले कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे और उसके बाद प्रतिबिंब का बनाना सीखेंगे। क्लियर है? बोलो यस या नो। तो हम यहां पर अभी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में से कोई एक दर्पण लिए लेते हैं। कोई एक दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इसी से संबंधित परिभाषाएं पढ़ना है। परिभाषाएं कौन कौन सी पढ़ना है? जैसे ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है, समझ रहे? वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस तल किसे कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमने एक दर्पण लिया, आप बताओ जरा हमने कौन से पृष्ठ पर पॉलिश की है, उत्तल की या उत्तल? उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश की है। उभरा हुआ पृष्ठ उत्तल पृष्ठ कहलाता है और दबा हुआ पृष्ठ अवतल पृष्ठ कहलाता है। जितने बच्चे इससे पहले जितनी भी चीजें हुई हैं, जिनको नहीं है पता, वो इसी चैनल पे जाना, तो वीडियो मिल जाएंगे, सब पता चल जाएगा। अब हमने क्या करा, कौन सा दर्पण लिया बेटा? अवतल दर्पण। उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश की है, इसलिए यह है अवतल दर्पण। क्या है ये? ठीक। प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था ना? पढ़ाया था। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता था कि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलती थी, फिर किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती थी, फिर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती थी। अगर यहां पर हम कोई प्रकाश की किरण डालें तो कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु तो जरूर होगा जिससे प्रकाश टकराकर वापस माध्यम में लौट जाए, होगा ना? तो परावर्तक बिंदु, जो परावर्तक, ये है परावर्तक तल, पॉलिश है यहां, तो परावर्तन होगा यहां से। पॉलिश यहां पर है ना, तो परावर्तन कहां से होगा? अंदर भाग से होगा। ठीक,
तो अंदर भाग से होगा तो इसका जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु, उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव P कहते हैं। P से इसे व्यक्त करते हैं। P का मतलब होता है पोल, पोल का मतलब होता है ध्रुव। तो आगे बात समझ में कि किसी भी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक, अब ये क्या है? ये दर्पण का मध्य बिंदु है एक तरीके से। क्या है दर्पण का? दूसरी चीज हम समझेंगे मुख्य अक्ष। क्या समझेंगे? इसे कहते हैं प्रिंसिपल, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? मुख्य अक्ष का मतलब होता है दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। या इसे अभी डिफाइन ना करें अपन, अभी परिभाषित ना करें, और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये क्या है? दर्पण है। क्या है ये? कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? यार खाना पीना नहीं खा के आते तुम लोग। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक, अब जब ये अवतल दर्पण है तो ये अवतल दर्पण कैसे बनाया होगा? जानते हो कैसे बनाया हमने? तुम भी बना सकते हो घर में। पता कैसे? एक लियो गोला। क्या लियो? काहे का? कांच का। अरे किसी भी चीज का नहीं, कांच का। काहे का गोला लो, फिर उसके करो दो भाग। कितने भाग? दो भाग करे तो एक भाग ये मिल गया और दूसरा भाग ये मिल गया। बोलो मिल गया? मिल गया। यही तो ये है। बोलो है ना? ये टुकड़ा उठा के हमने यहां रख लिया। बोलो रख लिया। ये दोनों टुकड़े मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, और ये बन जाए, ये गोला, वृत्त नहीं गोला। और ये क्या है? इसका केंद्र है। क्या है? इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। मतलब दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये ऐसे गोला बन जाएगा ना, तो जिस खोखले गोले का भाग होगा तो गोले का सेंटर कहां आएगा? यहां। तो ये क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। अरे ना बात समझ में? क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो हमें समझना है पहले वक्रता केंद्र, तो हम यहां लिखेंगे वक्रता केंद्र। कर्वेचर ऑफ सेंटर कहते हैं इसे, वक्रता केंद्र को। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र की परिभाषा में लिखेंगे कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र को C से व्यक्त करते हैं। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आगे बात समझ में? क्या लिखोगे मुख्य अक्ष में? वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। बात क्लियर? अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो लेते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या लेते हैं? ये हो गई वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या का मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। बोलो समझ आया कि नहीं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। वक्रता केंद्र को C से व्यक्त करते हैं, ध्रुव को P से व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत ना? आगे चले। 5वें नंबर पे आता है मुख्य फोकस। क्या आता है? मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। मुख्य का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, या हम केवल फोकस भी कह सकते हैं इसे। देखो भैया ये बात समझ में आ गई ना? अब अगर हम थोड़ा सा इसे रफ करें, ठीक दोबारा समझा देंगे। होता यह है कि जब कोई दर्पण रखा हो, दर्पण के मुख्य अक्ष
मुख्य अक्ष ये है ना, तो दर्पण की मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण चले, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण, यह मुख्य अक्ष, इसी की सीध में प्रकाश की किरण चले, इसी की सीध में प्रकाश की किरण चले, चलने के बाद दर्पण से टकराए, दर्पण से टकराने के बाद वापस हो, टकराने के बाद वापस होने के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, टकराएगी तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटेगी, तो जब लौटेगी तो किसी ना किसी बिंदु पर काट देगी, मुख्य अक्ष को काट दिया, जिस बिंदु पर काटा, जिस बिंदु से होकर गुजरी, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हुई, उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एफ से। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मुख्य फोकस। 6वां नंबर पे आता है फोकस दूरी। क्या? यानी फोकल लेंथ कहते हैं हम इसे, फोकल डिस्टेंस, फोकस दूरी को फोकल डिस्टेंस कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे हम? मुख्य फोकस ये रहा और ध्रुव ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव, क्या क्या फिर से बोलो, मुख्य फोकस और के फोकस दूरी, जिसे अपन स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? अब बात आती है फोकस तल, फोकल प्लेन, फोकस तल किसकी? फोकस तल की। फोकस तल का मतलब होता है कि मुख्य फोकस से होकर के गुजरे एक ऐसा तल, एक ऐसा तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरे और मुख्य अक्ष के लंबवत हो। मुख्य फोकस से होकर, देखो ये एक हमने तल बनाया, ये देखो मुख्य फोकस से होकर के गुजर रहा कि नहीं, इस बिंदु से होकर जा रहा कि नहीं? अरे बोलो यस या नो। और मुख्य अक्ष के लंबवत है कि नहीं? देखो ये मुख्य अक्ष और ये मुख्य फोकस है, वो फोकस तल है, तो इन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बन रहा। जिन दो रेखाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनता है वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं? तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल। अब अगर ये बातें आपको याद रहेंगी, कौन सी? ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल, तो आप चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या समतल दर्पण हो, किसी के द्वारा अगर हमने कह दिया कि वस्तु की स्थिति यहां पर है, तो इस दर्पण का प्रयोग करके प्रतिबिंब कितनी दूर, कितना बड़ा, कैसा, वास्तविक, उल्टा, सीधा कैसा बनेगा, तो आप इनके प्रयोग करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको फेयर करवा दिया।